साथियों, 8th सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम मनोविज्ञान में उस टॉपिक को बताने वाले हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जितनी भी सीटेट परीक्षा हो रही है या यूपी टेट परीक्षा होगी या आपका सुपर टेट परीक्षा होगी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, वीडियो अंत तक जरूर देखा करें तथा जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग नोट्स बना लें। मित्रों, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको कोई ना कोई वीडियो पर डे मिलता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मिल रहा है। तो 3 वीडियो आपके पास जा रहे हैं। जो विद्यार्थी गणित पढ़ना चाहते हैं उनके लिए गणित भी मिल रही है, फिजिक्स भी मिल रही है और आपका मनोविज्ञान मिल रहा है। आज हम चलते हैं कि आखिर में जो हम सिद्धांत बता रहे थे, मनोविज्ञान में सिद्धांत की हम चर्चा कर रहे थे। तो मनोविज्ञान में जो सिद्धांत था वो सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत बता रहे हैं कि अभ्यास का सिद्धांत है। अभ्यास का सिद्धांत जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सिद्धांत है? अभ्यास का सिद्धांत है। अभ्यास का क्या है? अभ्यास का सिद्धांत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आखिर में जैसे विद्यार्थी को अभ्यास कराना है तो किस प्रकार कराना है? अध्यापक को पहले ज्ञान होना चाहिए कि जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चे को हम कितने प्रकार से करा रहे हैं, पहले उसको ज्ञान होना आवश्यक है। जो सिद्धांत बताई जाती है वो अध्यापक के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अध्यापक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर में जो हम अभ्यास करा रहे हैं ये होता कितने प्रकार के होते हैं। अभ्यास कितने प्रकार के होते हैं? तो अभ्यास हमारे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अभ्यास कितने प्रकार के हो गए? अभ्यास के प्रकार। तो अभ्यास हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अभ्यास हमारे कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। पहला मेरा हो गया क्रियात्मक होता है। पहला मेरा क्या हो गया? क्रियात्मक अभ्यास हो गया। और दूसरा मेरा क्या हो गया? दूसरा मेरा ज्ञानात्मक अभ्यास हो गया। ज्ञानात्मक। हमेशा 2 अभ्यास ही कराना चाहिए। पहला आपको ज्ञानात्मक होगा और दूसरा क्या होगा? क्रियात्मक होगा। इन दोनों अभ्यास की मदद से ही बच्चा क्या करता है? किन्हीं भी विषयों को अभ्यास यदि करे क्रियात्मक विधि से करता है तो क्रियात्मक में आते कौन कौन है पहले उसको जान लीजिए कि आखिर में क्रियात्मक में कौन आएंगे। तो क्रियात्मक में आएगा आपका गीत गाना। गीत गाना। अब इसमें गीत गाने में कैसे आएगा? क्योंकि हम मुंह को चला रहे हैं, जुबान को चला रहे हैं। तो मुंह जब चलती है तो शरीर की अंगों के माध्यम से इसमें क्या होगा? शरीर के अंग चलेंगे। शरीर के अंगों के माध्यम से। और जब शरीर के अंगों के माध्यम से कोई कार्य करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्रियात्मक कहेंगे। यहाँ पे क्या आएगी? ये मानसिक क्रिया होती है। ये क्या होगी? मानसिक क्रिया होगी। तो गीत गाना हो गया, लेख लिखना हो गया, लेख लिखना हो गया, और क्या हो जाएगा? टंकड़ हो गया, और क्या हो जाएगा? सिलाई हो जाएगी, कंप्यूटर हो जाएगा, हारमोनियम हो जाएगा, हारमोनियम हो जाएगा। जितने भी वाद्य यंत्र हैं सब हो जाएंगे। सब में कौन अभ्यास कराया जाता है? इन सभी में आपको जो अभ्यास कराया जाएगा वो क्रियात्मक अभ्यास कराया जाएगा। इन सभी में कौन अभ्यास कराना है आपको? इन सभी में आपको क्रियात्मक कराना है। क्रियात्मक का मतलब शरीर के अंगों के माध्यम से आपको कराना है कि शरीर के अंग क्या होते हैं? क्रियाशील हो जाए। और जब शरीर के अंग क्रियाशील होंगे
तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। और इस प्रकार जो ज्ञान होगा वो कैसा ज्ञान होगा, वो अस्थाई ज्ञान होगा। तो पहले आपको अध्यापक को यह निर्णय लेना है कि आखिर में हम जो बच्चे को ज्ञान करवा रहे हैं वो कौन सी अभ्यास हो रही है, या कौन सा ज्ञान हो रहा है। क्रियात्मक करा रहे हैं कि आपको क्या करा रहे हैं, आपको मानसिक क्रिया ज्ञानात्मक करा रहे हैं। बहुत सारे अध्यापक दोनों एक साथ मिक्स कर देते हैं। दोनों एक साथ मिक्स करने से बालक असमंजस में हो जाएगा। उसकी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं दोनों यदि एक साथ नहीं जल्दी कार्य कर पाती हैं। पहले एक अभ्यास कराइए हाथों के माध्यम से, पहले हाथ पे, और जब हाथ को सेट करेगा फिर उसकी मानसिक क्रिया को उस पे ले जाइए। पहले होता क्या है, कुछ लोग कभी मानसिक कभी शारीरिक, कभी मानसिक कभी शारीरिक पलटने लगते हैं। तो होता क्या है कि हमारी जो मानसिक और शारीरिक में तारतम्यता नहीं बनती है। तो पहले हम ये करें कि आप अंगों को हिलाएं फिर उसको देखें। पहले नहीं है कि आप अंगों को फिर मनुष्य फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं। पहले आप अंगों को करेंगे। हारमोनियम बजाया जाता है तो उसके अंगों को देखा जाता है, हिलाया जाता है, फिर गाना बाद में सिखाई जाती है। तो अगर कहीं उल्टा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पहले आपको तारतम्यता मिलानी होती है कि एक के साथ दूसरा आवे। पहले नहीं कि आगे पीछे करना, नहीं, दोनों को मिलाते हुए चलना है। तो वो उस प्रकार जो ज्ञान होगा वो और अस्थायी ज्ञान होगा। ज्ञानात्मक में कौन कौन आएंगे, जैसे अवबोध होता है। क्या होगा, अवबोध। अवबोध हो गया। दूसरा आपका संश्लेषण हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया। दूसरा क्या होगा, विश्लेषण हो गया। तो अवबोध माने क्या होता है, समझना हो गया, विवेचना हो गया, विवेचना करना हो गया, एनालिसिस करना हो गया। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो कौन सी क्रियाएं आएंगी, वो आपका इसमें आ जाता है, ज्ञानात्मक में आता है। यहां पर भी थॉर्नडाइक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो अभ्यास के सिद्धांत को जो प्रैक्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस है, इसको जो है अपने मुख्य नियमों में शामिल किए थे। क्यों? क्योंकि यदि कोई बालक या यदि कोई प्राणी कठिन से कठिन विषयों का नित्य वो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होगा वो कैसा ज्ञान प्राप्त होगा, वो आपका ज्ञान अस्थायी ज्ञान होता है। तो अभ्यास सदैव दो प्रकार से करानी चाहिए। अध्यापक को इसीलिए कहा जाता है कि अध्यापक विद्यालय में क्या कराएं, आपको एक्टिविटी करानी चाहिए। जो एक्टिविटी होती है वो शारीरिक अंगों के द्वारा होती है, और कुछ चीजों को याद होता है, स्मरण करना होता है, स्मरण करना हो गया। तो जब आप स्मरण करेंगे, स्मरण करना हो गया, स्मृति हो गई, स्मरण हो गया, स्मृति हो गई, ये सब किस में आएंगे, ये सारे के सारे मानसिक क्रियाओं में आते हैं। इन सारे लोगों को जैसे प्रैक्टिस कराना है तो इसमें मुख्य योगदान किसका होता है, शिक्षक का होता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को यह करना चाहिए, उचित निर्देश देना चाहिए। क्या करना चाहिए, उचित निर्देश देना चाहिए। और जब उचित निर्देश आप देंगे तब बच्चा क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। लेकिन यदि जो है शिक्षक जो है उचित निर्देश नहीं देता है तो बच्चा जो है आपका पीछे चला जाता है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं उसमें अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता है। वो केवल करना क्या चाहता है, वो फोर्स के बल पे, अपनी तानाशाही के बल पे, जो तानाशाही होती है उसके बल पे अपनी बातों को मनाने के लिए बच्चे के ऊपर थोपता है। लेकिन ये नहीं जानता है कि जो सिद्धांत होता है उसमें प्रजातांत्रिक भी आता है। क्लास में कैसा व्यवहार करना चाहिए, अध्यापक को प्रजातांत्रिक व्यवहार करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो मेरा टॉपिक आ गया है वो प्रजातांत्रिक आ गया है। क्या आ गया, प्रजातांत्रिक आ गया। अगला देख लेते हैं, प्रजातांत्रिक होती क्या है। प्रजातांत्रिक सिद्धांत कौन सिद्धांत है, प्रजातांत्रिक। डेमोक्रेसी है। अब क्लास में आपको कैसा लगाना है, नियम लगाना है
डेमोक्रेसी लगाना है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है यहां अध्यापक, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो कैसा रिलेशन होगा? वो दोनों के बीच में मित्रवत रिलेशन होगा। मित्रवत रिलेशन होगा। मित्रवत का मतलब होता है जितना विद्यालय में इसका अधिकार है उतना ही विद्यालय में दोनों इसका भी अधिकार है। दोनों के अधिकार, इसके भी अधिकार ले लीजिए और इसके भी राइट ले लीजिए, दोनों के राइट विद्यालय में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। लेकिन अध्यापक करना क्या चाहता है? अध्यापक सदैव जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करता है और इसके अधिकारों को छीड़ कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गए? दोनों के अधिकार बराबर होते हैं। जिस विद्यालय में अध्यापक और जो स्टूडेंटों के बीच में राइट बराबर हो जाते हैं, दोनों का अधिकार बराबर हो जाता है, दोनों के बीच मित्रों संबंध हो जाते हैं, वह जो है सिद्धांत कौन सिद्धांत कहलाता है? वो सिद्धांत प्रजातांत्रिक कहलाता है। मतलब उसकी राय लेना आवश्यक होता है। जैसे पाठ्यक्रमों को पढ़ाना हो या कोई क्रिएटिविटी कराना हो या आपको प्रैक्टिस कराना हो तो आप थोप नहीं सकते हैं जबकि उसकी मर्जी ना हो। तो पहला क्या होता है? अपने मित्र से राय ले लीजिए। आपका मित्र विद्यालय में है कौन? तो आपका मित्र विद्यालय में कौन होता है? स्टूडेंट होता है। तो स्टूडेंट का राय लेना आवश्यक होता है। बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जिनको ज्ञान नहीं है, विषयों का ज्ञान नहीं है। वो जब पढ़ाने चले जाते हैं, आज की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाने चले जाते हैं तो अपनी जो मर्जी से थोपते हैं, आज ये पढ़ लो, कल वो पढ़ो। बच्चों से ये नहीं पूछा जाता है या बच्चों की उपयोगिता नहीं देखी जाती। उसके जीवन की उपयोगिता क्या है? उसके जीवन में भविष्य में उपयोगिता क्या होगी? जो उसके जीवन के भविष्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ही अध्यापन कार्य कराना चाहिए। और जब अध्यापन कार्य कराइए तो उसके एनवायरनमेंट से चीजों को जोड़ते हुए कराना है। और बच्चों को सबसे ज्यादा याद किस विधि से होगी? प्रैक्टिस से होगी, क्रिएटिविटी से होगी। कि बच्चा कैसे याद करे? तो बच्चा क्रिएटिविटी नेचर का होना चाहिए। जब बच्चा अध्यापक प्रैक्टिस करेगा या क्रिएटिव नेचर का होगा तो इस प्रकार जो प्राप्त ज्ञान होगा सबसे अस्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। मित्रों, कल हम क्रियाशीलता का सिद्धांत बताएंगे, नियोजन का सिद्धांत बताएंगे, शेष और बताएंगे। तो मित्र, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।